गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय का शीर्षक है एक दल के प्रभुत्व का दौर। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को दूसरे अध्याय को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। समझाने का जो प्यारे बच्चों जो कार्य था वह कार्य आपको समाप्त हो चुका है। दूसरे अध्याय में मुख्य तौर पे मैंने आप सभी को एक दलीय प्रभुत्व को समझाया था। सभी पार्टी के बारे में बताया था, कांग्रेस, जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी। बीजेपी का सिद्धांत मैंने बताया था, कांग्रेस का सिद्धांत मैंने बताया था। एक दलीय, बहुदलीय, वामपंथी दल के बारे में बतलाया था। गठबंधन तथा गठबंधन की सरकार, गैर कांग्रेसवाद को मैंने बताया था। ठीक है, अर्थात जो समझाने का जो प्यारे बच्चों जो काम था वह काम आपको समाप्त न हो गया था। इसलिए प्यारे बच्चों आज हम लोग दूसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम लघु प्रश्न उत्तर को करेंगे। लघु प्रश्न उत्तर करने के बाद हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। दीर्घ प्रश्न उत्तर करने के बाद फिर हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के बाद यह जो अध्याय है यह अध्याय आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप हमारे पेड कोर्स को अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं 27 मार्च तक। 27 मार्च के बाद आपका जो फी है वह फी 2000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको सभी विषय, आर्ट्स के सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज में लाइव क्लास आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। यहां तक कि क्वेश्चन आंसर में MVVI VVI प्रश्नों को चिन्हित किया जाएगा। यदि आप सिर्फ MVVI और VVI प्रश्न ही कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आपको निश्चित तौर पर 80% आना ही आना है। ठीक है, पिछले बार भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको टकराए थे, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि आप सिर्फ हमारे MVVI VVI ही कर लेते हैं तो मिनिमम आपको 80% आपको चले आएंगे। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करने के बाद आप सभी को निःशुल्क गैस क्वेश्चन देकर के रिवीजन भी करवाया जाएगा, क्योंकि गैस क्वेश्चन उस समय आपको चार्जेबल होता है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7061504552। यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले वैसे छात्रों के लिए हैं जो छात्र कक्षा 12वीं का एग्जाम 8 से 2023 में देंगे। कब देंगे तो प्यारे बच्चों 2023 में देंगे, उन्हीं के लिए है। तो जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल करें और कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों अपने प्रश्न उत्तर पे। हमारा जो पहला प्रश्न उत्तर निकल के आता है वह है लघु प्रश्न उत्तर। यूं तो प्यारे बच्चों लघु प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को समझा चुका हूं पिछले क्लास में मैंने आया था और मौखिक ही मैंने फेस के माध्यम से लघु प्रश्न उत्तर को मैंने समझा दिया था। 1 से लेकर के 10 तक जितने भी आपको लघु प्रश्न है, लघु प्रश्न को मैंने समझा दिया था। हाँ, 9 प्रश्न तक गैर कांग्रेसवाद क्या है इसे मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, लेकिन लैपटॉप पे मैं आपको नहीं समझाया था, स्क्रीन पर मैंने नहीं समझाया था, मैंने बस फेस के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, इसलिए सर्वप्रथम आज हम लघु प्रश्न उत्तर को समझाएंगे। लघु के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझाएंगे और यदि समय मिलेगा तो लघु भी मैं आपको समझा दूंगा उसके बाद। ठीक है, यानी पहले दीर्घ, फिर वस्तुनिष्ठ, फिर लघु, क्योंकि लघु को मैं समझा रखा हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम लोग सर्वप्रथम दीर्घ प्रश्न उत्तर को समझेंगे। दीर्घ प्रश्न उत्तर में जो आपका पहला प्रश्न निकल करके आ रहा है, पहला प्रश्न है भारत के पहले 3 आम चुनावों में, ठीक है, 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। सर्वप्रथम इस प्रश्न को समझिए। मैंने जब लेक्चर का क्लास लिया था आप सभी को मैंने बताया था कि आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। कब हुआ तो प्यारे बच्चों 1952
1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। फिर 5 साल बाद 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ। फिर 5 साल बाद 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा आम चुनावों में जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो काफ़ी ज़्यादा था। कांग्रेस ने बहुमत अपार हासिल किया था, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व आपको कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। अब प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के, ये जो प्रभुत्व था, जो सबसे ज़्यादा जो सीट लाया, इनके क्या कारण थे। इनकी पहली बात तो आपको कारण को बताना है, ठीक है। और कारण बताने के बाद फिर यह प्रश्न आपको कर रहा है कि इस दौरान विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, यानी कि जो विपक्षी दल थे, जैसे जनसंघ पार्टी हो गया, समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब उस समय क्या था, विपक्षी पार्टी था, इनका क्या भूमिका था, ठीक है। तो विपक्षी दल समझने से पहले हम कारण समझेंगे कि कांग्रेस के प्रभुत्व के प्रथम 3 आम चुनाव में क्या कारण थे, ठीक है। मैंने बताया था कि आज़ादी का लड़ाई प्यारे बच्चों 2 दल आपको लड़ रहा था मुख्य तौर पे। एक तो मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम लीग था और दूसरा पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरा पार्टी था कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग ने एक नया देश ही बना डाला भारत को विभाजित करके, उसका नाम पाकिस्तान था। तो बेचारा मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान में आपको चला गया, तो भारत में बच कौन गया, तो भारत में आपको कांग्रेस पार्टी बच गया। तो कांग्रेस पार्टी ने ही, हम कह सकते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराया, क्योंकि वही पार्टी आपको बच गई थी। इसलिए पूरे भारतवासी के दिल में यह बैठ गया था कि यदि अंग्रेजों से हमें कोई आज़ाद किया है तो वह आज़ाद कौन किया है, कांग्रेस पार्टी। इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट दिया, प्रथम आम चुनाव में, द्वितीय आम चुनाव में, तृतीय आम चुनाव में, जिसके कारण जो कांग्रेस है प्यारे बच्चों, वह कांग्रेस बहुत ज़्यादा सीट लाया, अर्थात बहुमत लाया। ये तो पहला कारण हो गया, ठीक है। दूसरा कारण यह था कि जितने भी बड़े बड़े नेता थे, या तो उनका समर्थन जीते जी कांग्रेस का था या तो कांग्रेस में थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जितने भी उस समय बड़े बड़े नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस में है कि नहीं, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस में है कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस में, ठीक है। यहाँ तक कि स्वयं महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस को ही क्या किया करते थे, तो सपोर्ट किया करते थे। इस कारण जो कांग्रेस को अपार सीट मिला था, अर्थात अपार बहुमत आपको मिला था, ठीक है। तो मुख्य तौर पे आपको यही 2 कारण था, ठीक है। तो जिस कारण प्रथम, द्वितीय और तृतीय आम चुनाव में अपार बहुमत आपको लाया, ठीक है। इस समय जो विपक्षी दल था, विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा क्या था, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। इतना कमज़ोर था कि जिसके कारण, इतना कमज़ोर था कि वह कांग्रेस के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो जिस कारण जो है जनता ने भी कांग्रेस को बढ़ चढ़ के आपको वोट दिया, ठीक है। बाद में धीरे धीरे विपक्षी दल जितना भी है, जैसे जनसंघ पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब एक हो गया, और एक होने के बाद सबने नारा दिया गैर कांग्रेसवाद का। तब जाकर के कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल को सीट मिला, तब जाकर के कांग्रेस का प्रभुत्व आपको समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉपी में लिखना। तो प्यारे बच्चों कॉपी में कैसे लिखना है, तो कॉपी में लिखने के लिए आप कुछ इस प्रकार से उत्तर लिखिएगा, मैं बता देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान बेचारा चला गया था, ठीक है। उसे 1952 के पहले आम चुनाव में, 1957 के दूसरे आम चुनाव में और 1962 के तीसरे आम चुनावों में विशाल बहुमत मिला था। क्या मिला था, तो प्यारे बच्चों विशाल बहुमत मिला था, ठीक है। अन्य पार्टियां इतना कमजोर थी कि वह कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी। जैसे जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, क्या था, बहुत ही ज्यादा कमजोर था आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। आज भी हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई नहीं कहता, सीधे कहता है कांग्रेस पार्टी, ठीक है। कोई कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कोई नहीं कहता, सीधे क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था, ठीक है। इस पार्टी को स्वाधीनता
स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। अर्थात आज़ादी में जो इन्होंने भूमिका जो निभाया था, देश को आज़ाद कराने का भूमिका, वो क्या था, वह इसको तो विरासत में ही मिल गया था, जिस कारण जनता ने और वोट दिया। ठीक है, तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। अर्थात उस समय भी कांग्रेस पार्टी का एक खासियत था कि यह पार्टी उस समय पूरे देश में फैला हुआ था। यदि पूरे देश में कोई पार्टी फैला हुआ था तो प्यारे बच्चों वह पार्टी था आपको कांग्रेस पार्टी था। ठीक है, फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। और यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पूरे भारतीय राजनीति में करिश्माई चमत्कारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चमत्कारी नेता के रूप में काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, जिन्हें आज हम चाचा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेहरू चाचा के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसके कारण चुनाव में भारी जीत हुई, जिसे एक दलीय प्रभुत्व के रूप में जाना जाता है। और इतना जीत गए, इतना सीट लाए कि एक दलीय प्रभुत्व स्थापित आपको कर दिया। ठीक है, इस दौरान विपक्षी दल इतनी कमजोर थी कि वह कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी। ठीक है, क्योंकि विपक्षी दल अपना प्रतिनिधि अलग अलग उतारते थे, यानी कि सब अलग अलग उतारता था। जैसे जनसंघ पार्टी अलग कैंडिडेट उतार दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये पटना है, पटना में चुनाव हुआ तो एक उतारा कांग्रेस पार्टी, इसका विपक्षी में कौन कौन हो गया, विपक्षी में जनसंघ पार्टी अलग उतारा, स्वतंत्र पार्टी अलग उतारा, समाजवादी पार्टी अलग उतारा और कम्युनिस्ट पार्टी अलग उतारा। तो पहले अलग अलग उतारता था, तो जिस कारण कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाता था। तो इस कारण से भी क्या हुआ, तो कांग्रेस ने अधिक वोट लाया था। ठीक है, क्योंकि विपक्षी दल अपना प्रतिनिधि अलग अलग उतारते थे, जिसके कारण कांग्रेस को अत्यधिक लाभ हुआ। इसके अलावा इस दौरान कांग्रेस में ऐसे प्रतिभाशाली नेता थे जिसके कारण विपक्षी दल और भी कमजोर हो गए। जैसे प्यारे बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपोर्ट था, है कि नहीं। महात्मा गांधी जब तक जीवित रहे कांग्रेस को ही आपको क्या किए, पूरा का पूरा सपोर्ट दिए, तो सब लोग जानते थे। इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो कांग्रेस है, कांग्रेस को अपार बहुमत सीट मिला, इसलिए कांग्रेस का क्या रहा, तो प्यारे बच्चों आपको प्रभुत्व रहा। आज का समय देखिए कांग्रेस का क्या है, तो काफ़ी बुरा हाल आपका हो गया है कि नहीं। दूसरे प्रश्न पे प्यारे बच्चों आते हैं, तो हमारा जो पहला जो दीर्घ है, पहला दीर्घ प्यारे बच्चों समाप्त हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं दूसरे दीर्घ पे। दूसरा दीर्घ आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांत को लिखें। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत को बताया, भारतीय जनता पार्टी के भी सिद्धांत को मैंने बताया। ठीक है, मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस धर्म निरपेक्ष को अपनाता है कि नहीं। उनके बाद यह शांति स्थापित करना चाहता है, देश में बहुदलीय व्यवस्था लाना चाहता है। ठीक है, नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना चाहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ को सपोर्ट करता है। ठीक है, मिश्रित अर्थ व्यवस्था की प्रशंसा करता है। काफ़ी ज़्यादा मैंने पॉइंट आप सभी को बताया था, इसलिए डायरेक्टली हम लोग उत्तर को देखेंगे। तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। धर्म निरपेक्षवाद, अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह धर्म निरपेक्षवाद करता है, अर्थात किसी विशेष धर्म को लेकर के यह नहीं चलता है, जो भी करता है मानवता को देखते हुए करता है, यानी इंसानियत। ठीक है, अर्थात सभी धर्मों के प्रति समान सद्भाव तथा राज्य के कार्यों में धर्म के हस्तक्षेप की मनाही है। ठीक है, विविधता में एकता के सूत्र में आस्था, अर्थात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, यानी कांग्रेस पार्टी है, यह विविधता में एकता को बतलाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि भारत में क्या है, भले ही विविधता है लेकिन विविधता में एकता है। ठीक है, तो विविधता में एकता की सूत्र को यह बतलाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो गया समाज के दुर्बल व पिछड़े वर्गों के हितार्थ कार्य करना।
भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है प्यारे बच्चों, ये पार्टी समाज के दुर्बल व पिछड़े लोगों के हित के लिए काम करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा या मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा आपको करता है। ठीक है, भारत का आज भी कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो प्यारे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली में आस्था या संसदीय शासन प्रणाली में आस्था रखता है। देश में बहुदलीय व्यवस्था को मानता है। खुले व स्वच्छ चुनाव में विश्वास रखता है। प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी जो मीडिया जो मन है वो उसमें स्वतंत्र है। ठीक है, कुछ भी बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा आपका पॉइंट है नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना। नियोजन मतलब समय को फिक्स करके, जैसे 5 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना। ठीक है, तो इस प्रकार से नियोजन होता है। तो नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना, इनका यह सिद्धांत है। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति बनाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा कांग्रेस का सिद्धांत रहा है कि यह शांति बनाए आपको रखा है, सुरक्षा के नीति को अपनाता है तथा हमेशा गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाए रखा है। आप शीत युद्ध जब पढ़िएगा तो उसमें जानिएगा कि भारत किस प्रकार ने गुट निरपेक्ष आंदोलन आपको चलाया था, किस प्रकार गुट निरपेक्ष को अपना रखा था। ठीक है, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है ना, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है दुनिया का सबसे प्रभावशाली संगठन है, इस संगठन को पूरी तरह से समर्थन देना कांग्रेस का सिद्धांत है। ठीक है, छठा पॉइंट है उपनिवेशीवाद, अर्थात किसी दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाना। उपनिवेशवाद, जातिवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद आदि का खंडन करना। यह आदि का क्या करता है, तो पहले खंडन करता है। ठीक है, यानी कि आदि को बढ़ावा नहीं देता, यानी कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा नहीं देता है, अर्थात दूसरे देश को गुलाम बना लेना, ऐसा बढ़ावा नहीं देता है। जाति में भेदभाव करना, ये भी बढ़ावा नहीं देता। नक्सलवाद में भी बढ़ावा नहीं देता है। संप्रदायवाद में भी, यानी हिंदू मुस्लिम में झगड़ा भी, इसमें बढ़ावा ये सब नहीं देता। तो इस प्रकार का यह क्या करता है, इनका खंडन करता है। अन्य गैर सांप्रदायिक दलों के सहयोग से मिली जुली सरकार बनाना, इसका क्या है, तो इसका सिद्धांत है। ठीक है, सातवां आपका पॉइंट है प्यारे बच्चों, सातवां पॉइंट है सभी देशवासियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने हेतु राजनीतिक अस्थायित्व पर बल देना। क्या देता है, तो प्यारे बच्चों बल देता है, जिससे भारतवासी, जितने भी भारतवासी है सभी का क्या हो सके, विकास हो सके, जीवन जो स्तर है उसका जीवन स्तर में विकास हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका दूसरा दीर्घ प्रश्न उत्तर हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं तीसरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। आपका जो तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यह प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को लिखिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का पहला सिद्धांत है कि हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना ही सबसे पहला काम भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति के आधार पर यह क्या करता है, जो देश का विकास करना चाहता है। ठीक है, यह धर्म, ये भी धर्म निरपेक्ष पर बल देता है, लेकिन यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के बजाय निजी अर्थव्यवस्था को आपको प्रोत्साहन आपको देना है। तो सारा बात मैंने आपको बता चुका लेक्चर की क्लास में, इसलिए आपको कैसे लिखना है ये पॉइंट में आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा। तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना, जिसका अर्थ है, देखिए हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करना, इसका मतलब हिंदू नहीं है, कदापि हिंदू नहीं है। इसका मतलब है, यानी अर्थात भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रवादी धारा को प्रबलित करना। क्या करना, तो प्रबलित करना अर्थात बढ़ाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है धर्म निरपेक्ष पर बल देना, अर्थात ये भी कोई एक विशेष धर्म को लेकर के आपको नहीं चलता है। ठीक है, ये भी धर्म निरपेक्ष को अपनाए हुए है। तीसरा पॉइंट है निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करना। आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी सब कुछ निजी ही कर रहा है, रेलवे, बिजली, पानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
क्योंकि इसका सिद्धांत ही है कि यह निजी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित आपको करता है, सब कुछ कहता है। क्या कहता है? निजी अर्थव्यवस्था के तहत नरेंद्र मोदी आपको कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को बनाना है, भारतवासी को भी आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? निजी अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है। एयरपोर्ट निजी, रेलवे निजी, स्टेशन निजी, बिजली निजी, है कि नहीं? यानी प्राइवेट कंपनी के हाथ में देना, यही तो आपको निजीकरण आपको कहलाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा की नीति का आचरण करना। अब बीजेपी का कहना है कि देखो भाई, शांति सुरक्षा का तो मैं तो बात करूंगा, मैं हमेशा शांति को बनाए रखूंगा, लेकिन यदि कोई मेरा शत्रु है, यदि हम पे वो कठोर रुख रखेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या करूंगा, मैं भी शांत रहूंगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति व सुरक्षा की नीति का आचरण करना, किंतु अपने शत्रुओं के साथ, जैसे चीन व पाकिस्तान के प्रति कठोर रुख बनाए रखना। ठीक है, यानी चीन और पाकिस्तान को ये छोड़ेगा नहीं। यदि मान के चलिए कुछ वैसा कदम उठाएगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ठीक है, नेपाल, मॉरिशस जैसे हिंदू देशों के साथ निकट संबंध बनाए रखना। और बीजेपी आपको ये भी कहता है कि जो भी हिंदू राष्ट्र है, जैसे नेपाल पूरा का पूरा हिंदू राष्ट्र है, मॉरिशस में भी बहुत ज़्यादा हिंदू है, तो जो भी हिंदू देश है उनके साथ निकटतम क्या बनाना, तो प्यारे बच्चों मधुर संबंध बनाए रखना। ठीक है, यह आपका बीजेपी का सिद्धांत है। ठीक है, पांचवा जो प्यारे बच्चों जो आपका पॉइंट है, पांचवा आपका पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में सभी को सत्ता, समान व समृद्धि के लाभ उपलब्ध होना। ठीक है, राजनीतिक मूल्य को भारित बनाना। क्या बनाना? तो प्यारे बच्चों भारित बनाना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह आपको तीसरा प्रश्न आपका हो चुका है। अब हम आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? ठीक है, काफी ज्यादा बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? देखिए, इसको कुछ इस प्रकार से आप लोग समझिए। यहाँ पर खाली पेज है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान के चलिए, यदि मान के चलिए कि मान लेते हैं कि लोकतंत्र, हमारा जो देश है कैसा लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, है कि नहीं? यदि मान के चलिए कि राजनीतिक दल है, दल बना, जैसे ये मेरा पटना हो गया। अब पटना में कोई एक सरकार बन गई, ये सरकार। ठीक है, अब ये सरकार सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये तो कौन बताएगा? ये तो जनता ही बताएगा। अब यदि कोई सरकार गलत कदम उठाया तो ये जनता किसको बोलेगा? जो राजनीतिक दल रहेगा उसी को बोलेगा ना, यानी इसके विरोधी दल, रहेगा। जैसे ये हो गया बीजेपी हो गया, ठीक है, और ये हो गया आरजेडी इसका विरोधी है। तो कोई बीजेपी गलत कर रहा है तो जनता आरजेडी को बोलेगा ना कि देखिए सरकार गलत कर रहा है, आप आवाज उठाइए। तो ये आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ये जनता के लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल का कितना महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल को रहना अति आवश्यक आपको हो जाता है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण, राजनीतिक दल लोकतंत्र के पहिए हैं जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को गति मिलती है। ठीक है, यानी लोकतंत्र में दल नहीं होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को गति ही नहीं मिलेगा, अर्थात विकास ही नहीं करेगा। ठीक है, राजनीतिक दल के द्वारा ही जनता के भावनाओं को इकट्ठा कर सरकार के सामने रखा जाता है। अब इस जनता को क्या दिक्कत है, ये विरोधी दल ही सरकार को बताएगा। देखिए ऐसा दिक्कत है, ये विरोधी दल नहीं होगा, राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो क्या बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। ठीक है, राजनीतिक दल नहीं रहती तो सभी जीते हुए उम्मीदवार निर्दलीय होते। क्या होते? तो निर्दलीय होते। ठीक है, और उनके द्वारा बनाई गई सरकार अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं एवं नीतियां बनाती, ना कि देश के लिए। ठीक है,
अब कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि विधायक होता है, सांसद होता है कि नहीं होता? होता है। यदि दल ही नहीं होता तो सब विधायक और सांसद तो अपने क्षेत्र के लिए काम करता, तो देश के लिए कौन कौन काम करता? राज्य के लिए कौन काम करता? कोई काम नहीं करता है। इसलिए दल का होना अति आवश्यक आपको हो जाता है। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और राजनीतिक दल ही देश के लिए भावी एवं वैकल्पिक निर्णय के पहले जनहित एवं देशभक्ति को ध्यान में रखती है। ठीक है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल प्यारे बच्चों क्या है? तो आपको आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न, आपका चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं पांचवें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। आपका जो पांचवा दीर्घ उत्तर प्रश्न प्यारे बच्चों है, यह प्रश्न है, राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक के लिए क्या उपाय है? ठीक है, इस पर रोक के लिए क्या उपाय है? ठीक है, तो दल बदल पहले तो मैंने आपको बताया था कि एक दल से दूसरे दल जब कोई नेता विधायक या कार्यकर्ता चल जाएगा उसको दल बदल कहेंगे। जब एक दल से कोई व्यक्ति दूसरे दल में चल जाएगा या खुद का दल बना लेगा या दल में रहते हुए खुद ही अपने दल का विरोध करेगा या अपने दल को छोड़ करके निर्दलीय स्थिति में हो जाएगा, तो इन सभी परिस्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? दल बदल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है। ये पहले इतना हुआ कि इसे ही आपको आताराम जाताराम आपको कहलाना प्रारंभ आपको है ना हो गया। ठीक है, तो उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल का परित्याग कर निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करे तो दल बदल माना जाएगा। ठीक है, किसी विधायक का किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद अपने पद को और दल को छोड़ देना तथा किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना, ये क्या कहलाएगा? दल बदल आपको कहलाएगा। अपने दल को छोड़ने के बाद निर्दलीय बन जाना यानी अकेले रहेगा तो भी दल बदल कहलाएगा। आम चुनावों में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ना यानी अकेले चुनाव लड़ना और निर्वाचित क्षेत्र और निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरे विशेष दल में शामिल हो जाना, ये भी दल बदल कहलाएगा। अर्थात अकेले लड़ेगा, अकेले लड़ा, कोई पार्टी टिकट नहीं दिया तो अकेले लड़ा और जब जीत गया तो जीतने के बाद बीजेपी में सट गया या लालू यादव में जेडीयू में आरजेडी में सट गया या नीतीश कुमार में सट गया तो भी दल बदल कहलाएगा। अपने दल की बुनियादी नीतियों को लगातार विरोध करना, ये भी दल बदल कहलाएगा। यानी कि अपने ही दल में रहते हुए खुद का ही दल का विरोध करना, ये भी दल बदल आपको कहलाएगा। ठीक है, दल के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन ना करना, यानी आप जिस दल में रहते हैं उस दल का जो नियम है, जो निर्देश है, उनका पालन नहीं करिएगा तो भी दल बदलू कहलाइएगा। ठीक है, तो इतना सारा शुरू में दल बदल होता था, इतना दल बदल होता था कि दल बदल आताराम और जाताराम के नाम से प्रचलित हो गया। किस नाम से प्यारे बच्चों प्रचलित है ना हो गया? तो आताराम और जाताराम के नाम से प्रचलित आपको हो गया। ठीक है, अब देखिए रोक लगाने के उपाय। अब इनके रोक लगाने के क्या उपाय है? तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उतना कुछ खास तो अभी तक तो हम देख नहीं रहे हैं कि लगा है, लेकिन जो भी नियम है उस नियम को हम लोग देख न लेते हैं। तो देखिए, दल बदल को रोकने के लिए दल बदल करने वाले सांसद एवं विधायक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भले ही उनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो। ठीक है, दल बदल करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम कहने का मतलब है दल बदल करने वाले सांसद एवं विधायक का सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब देखिए, यदि कोई ये बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी है, यदि कोई बीजेपी से लड़ा है, लड़ करके जीत गया, ठीक है, अब ये चाहेगा कि हम जा करके आरजेडी में मिल जाए, तो आरजेडी में जब ये मिल तो जाएगा लेकिन यह सदस्यता क्या कर देगा, यानी विधायक का खो देगा, ये रद्द हो जाएगा, विधायकी इसका रद्द हो जाएगा, संसदीय इसका रद्द हो जाएगा, तो फिर से चुनाव होगा। यहाँ पर क्या होगा? तो पहले फिर से चुनाव होगा। ठीक है,
इसलिए कहा है कि स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, भले ही इनकी संख्या कितनी भी क्यों ना हो, भले ही यह कितना अपार बहुमत रहे, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दल बदल करने वाले सदस्य किसी भी प्रकार का सरकारी एवं लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी जो लाभ है जब दल बदल कर लेगा तो कोई भी लाभ यह प्राप्त नहीं आपको कर पाएगा। ठीक है, सदन की सदस्यता हासिल करने के लिए पुनः चुनाव जीतना अनिवार्य है। यानी कि दूसरा बार जब चुनाव होगा तो उस चुनाव को जीतना अनिवार्य है, नहीं चुनाव जीतिएगा तो सदस्यता समाप्त आपको हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल का आकार केंद्र एवं बड़े राज्यों से लोकप्रिय सदन की सदस्य संख्या 15% की हो सकेगा। छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार रोकथाम के इनके उपाय हैं। तो प्यारे बच्चों, दीर्घ प्रश्न उत्तर आपका हो चुका है, इसलिए अब हम आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं हम लोग लगाएंगे, डायरेक्टली आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। तो प्यारे बच्चों, पहला आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भारत में कौन से दलीय व्यवस्था मौजूद है? कौन से? तो प्यारे बच्चों, बहुदलीय। ठीक है, यानी बहुत सारा दल मिलकर के भारत सरकार को क्या कर रहा है? तो चला रहा है, अर्थात गठबंधन करके आपको चला रहा है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सभी बच्चों को पता होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1969। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस का विभाजन आपको किस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? मैंने आपको बताया तो 1977 में जनता पार्टी का स्थापना हुआ। पहले जनसंघ पार्टी, फिर बना जनता पार्टी, फिर इसके बाद बना भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो प्यारे बच्चों, उत्तर क्या हो जाएगा? 1957। 1957 को भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ, मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खां, ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, 1967 तक भारत में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था थी? उत्तर क्या हो जाएगा? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, इसको एक दलीय व्यवस्था भी बोलते हैं। एक दलीय व्यवस्था बोलिए, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था बोलिए, सब बात बराबर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद यह आपको अपना रखा। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? ये भी आपको अगला अध्याय का प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, नेक्स्ट है, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई, यानी सबसे ज्यादा? उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल बदल। यानी इतना दल बदल हुआ कि बेचारा कांग्रेस एकदम धड़ करके टूट गया। ठीक है, नेक्स्ट है, 1971 में ठीक है बने महागठबंधन का क्या ध्येय था, यानी क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था यानी ध्येय था इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटा देना है, इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं गरीबी हटा दूंगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये भी अगला अध्याय का टॉपिक है, चूंकि एसपीपीटी में पहले दे रखा है इसलिए टाइपर वाला मिस से टाइप आपको कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। लघु प्रश्न उत्तर को मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, यदि आप फिर से समझना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।